हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है मटेरियल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर हमारा 2025 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो हम लोग जो है वीडियो हमारा दो पार्ट में होगा। ठीक है, पार्ट वन भी आप जरूर देखिएगा। ये हमारा क्या है, पार्ट टू है। बात समझ गए ना। इसमें हम लोग जो है सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 9 तक हम लोग इसमें देखेंगे। 1 to 4 आपका जो है पार्ट वन में रहेगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, आपको हम लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक बात बता देते हैं, अगर ऑडियो का इशू है तो आप ईयरफोन का प्रयोग कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कमेंट में हार्ट भेजिए या फिर राधे राधे लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ गई। एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। और जब आप एग्जाम में बैठे तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप 100% आंसर दे सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो हमारा जो पहला सवाल है वो क्या कहता है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फोर्स मेजरमेंट इन टेस्टिंग सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। सिविल इंजीनियरिंग का जो भी मटेरियल्स है उसमें फोर्स मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस बताइए। ऑल्सो लिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ बिटुमिनस मटेरियल इन रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन में किस किस तरह का हम लोग बिटुमिनस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको बताना है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स में फोर्स मेजरमेंट बताना है। सिविल इंजीनियरिंग में मटेरियल में हमारा क्या आ जाएगा, कंक्रीट आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा, ठीक है, स्टील आ जाएगा। इसी तरह से हमारा जो है बहुत सारा मटेरियल आ जाता है सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फोर्स मेजरमेंट। फोर्स मेजरमेंट क्या होता है, देखिए हमारे पास जो है कई तरह का फोर्स होता है। टेंशन फोर्स हो गया, कंप्रेशन फोर्स हो गया। बात समझ में आ रही है? तो जब हम लोग ये सब मटेरियल का टेस्टिंग करते हैं तो उस पर हम लोग कई सारा फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और उसके सहारे हम लोग जो है मटेरियल को टेस्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो सब्जेक्ट है मटेरियल टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, यानी कि हम लोग मटेरियल टेस्टिंग में फोर्स मेजरमेंट जैसे कि टेंशन या कंप्रेशन जरूरी है, ताकि हम लोग मटेरियल का क्या पता कर सके, स्ट्रेंथ पता कर सके, स्टिफनेस पता कर सके। बात समझ में आ रही है? ड्यूरेबिलिटी पता कर सके। बात समझ में आ रही है? तो अब सवाल एक, सर ये फोर्स मेजरमेंट करते क्यों है? जैसे कि मान के चलो हम लोग कंक्रीट बनाए। कंक्रीट तो समझते होंगे, सीमेंट बालू गिट्टी पानी ये सब का मिक्सचर है। जैसे हम लोग कंक्रीट बनाए, ठीक है, उस कंक्रीट पे हम लोग लोड लगाएंगे। कंक्रीट बनाने के बाद उस पे हम लोग क्या करेंगे, लोड लगाते हैं। ठीक है, तो इस लोड लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि लैब में जो है हम लोग उस पे फोर्स लगा के टेस्ट करते हैं कि हमारा जो भी मटेरियल है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन का लोड सह पाएगा कि नहीं पाएगा। ठीक ना, हमारा जैसे कि मान के चलो ये कंक्रीट है, कंक्रीट का क्यूब है। इस पे हम लोग पहले लैब में लोड लगा के देख लेते हैं कि ये हमारा जो है रियल में जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहां पे ये हमारा लोड सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। तो फोर्स मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा मटेरियल होता है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का जो भी मटेरियल होता है उस पे हम लोग टेंशन कंप्रेशन इस तरह का कुछ कुछ फोर्स लगाते हैं और देखते हैं कि वो मटेरियल हमारा जो है ये सब फोर्स झेल पाता है कि नहीं झेल पाता है। अच्छा, ये सब फोर्स लगा के हम लोग जो चेक करते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या है, स्टिफनेस क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, ये सब चीज हमको पता चलता है। बात समझ में आ गई? फोर्स मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं सर, मटेरियल पे फोर्स लगा के उसका स्ट्रेंथ स्टिफनेस ड्यूरेबिलिटी ये सब चीज हम लोग टेस्ट करते हैं। बात समझ गए ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में सर इससे अगर सवाल पूछ दिया तो हम लोग कैसे कैसे क्या लिखेंगे, थोड़ा समझाइए हमको। देखो हम जिस तरह से आंसर लिख रहे हैं आप भी इसी तरह से आंसर लिखिएगा एग्जाम में, तो जाके आपको जो है 100% मार्क्स मिलेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं तो फुल में फुल मार्क्स नहीं मिलता। बच्चा कहता है सर लिखते तो बहुत है, नंबर ही नहीं आता। देखो, फोर्स मेजरमेंट हमारा क्या, इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड अप्लाइड ऑन ए मटेरियल ड्यूरिंग टेस्टिंग। जब हम लोग किसी मटेरियल को टेस्ट करते हैं तो उस पे हम लोग जिस मात्रा में लोड लगाते हैं, ठीक है, ठीक है, जिस मात्रा में हम लोग लोड लगाते हैं, चाहे फोर्स लगाते हैं, कंप्रेशन टेंशन जो भी हो, जिस मात्रा में हम लोग लोड लगाते हैं यानी उस लोड का मैग्नीट्यूड हमारा क्या कहलाता है, फोर्स मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, ये प्रोसेस सॉरी हमारा फोर्स मेजरमेंट कहलाता है। ये एसेंशियल है इवेल्यूटिंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल। सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स का परफॉर्मेंस जानने के लिए और उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इवेल्युएट करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? चलिए
अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है फोर्स मेजरमेंट का, ये भी हम लोग देख लेते हैं। फोर्स मेजरमेंट हमको जो है स्ट्रेंथ पता करने में मदद करता है। ठीक है, ये जो है किसी भी मटेरियल का टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर और फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ हमको बताता है। बात समझ में आ रही है? फोर्स मेजरमेंट में जब हम लोग क्या पता कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। कौन कौन सा स्ट्रेंथ? टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, फ्लेक्सरल, ये सब स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में भी मदद करता है। इंश्योर्स मटेरियल्स मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन। जब हमारा मटेरियल लोड लेने में सक्षम हो जाता है तो हमको लगता है कि अच्छा ये मटेरियल हमारा जो है स्टैंडर्ड को मान रहा है, मतलब जो हमको रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा है। सेफ स्ट्रक्चरल डिजाइन भी देता है, ये हमको एक्यूरेट डाटा देता है ताकि हम लोग जो है स्ट्रक्चर को सेफली डिजाइन कर सके। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये तो फायदा हो गया। इसके साथ साथ और भी कुछ फायदा है सर। उसके बाद क्या है सर? इवेल्युएशन ऑफ मटेरियल बिहेवियर हेल्प स्टडी डिफॉर्मेशन। चलिए देखिए, आप मटेरियल का बिहेवियर भी समझ सकते हैं। ये जो फोर्स मेजरमेंट है, इसमें जब हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल पे लोड लगाते हैं और उसको मटेरियल को समझने की कोशिश करते हैं, इससे हम लोग जो है मटेरियल का बिहेवियर भी समझते हैं कि वो कब डिफॉर्मेशन होगा, कब इलास्टिसिटी सिखाएगा, कब फेल करेगा। अच्छा, ये जो शब्द है डिफॉर्मेशन, इसका मतलब समझते हो? डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन शेप एंड साइज और बोथ, इन शेप और साइज और बोथ। इसका मतलब क्या है डिफॉर्मेशन का? आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे मान के चलो कोई मटेरियल है हमारा, ठीक है, उस पे हम लोग फोर्स लगाए और उस मटेरियल का क्या हुआ, या तो शेप बदल गया या साइज बदल गया। मतलब उसका अगर आकार बदल जाता है फोर्स लगने पे तो उसको हम लोग डिफॉर्मेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? डिफॉर्मेशन का मतलब समझ रहे हो ना? अगर हम लोग किसी मटेरियल पे फोर्स लगाए, ठीक है, और फोर्स लगाने के बाद उस मटेरियल का आकार बदल जाए, आकार में क्या हो सकता है, उसका चाहे शेप बदल जाए चाहे साइज बदल जाए, ठीक है, या फिर दोनों बदल जाए, तो उसको हम लोग डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो मटेरियल कब डिफॉर्म करेगा ये भी समझने में हमको मदद करता है कौन? फोर्स मेजरमेंट। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट इंश्योर्स यूनिफॉर्म एंड रिलायबल टेस्टिंग प्रोसीजर, डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट। अच्छा, ये सब हमारा क्या हो गया सर? फोर्स मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस हो गया। इससे हमको ये सब चीज पता चलता है फोर्स मेजरमेंट से। ठीक है, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है सर? कि हमको जो है इसका स्ट्रेंथ पता चलता है। बात समझ में आ गई? तो फोर्स मेजरमेंट हमारा क्या है सर? कि मटेरियल को, हमारा जो भी सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल है उस पे हम लोग क्या करते हैं सर? लोड लगा के देखते हैं कि वो हमारा जो भविष्य में जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो हमारा जो है टेंशन, कंप्रेशन, ये जो भी तरह का लोड लगने वाला है मटेरियल पे उसको झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। तो उसको हम लोग लैब में ही लोड लगा के पहले क्या कर लेते हैं? टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं सर? फोर्स मेजरमेंट नाम देते हैं। और इससे पता क्या चलता है? मेनली स्ट्रेंथ पता चलता है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, स्ट्रक्चरल डिजाइन, ये सब पता चलता है। बात समझ में आ गई? चलिए, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, ये चीज हमारा जो है इससे हमको रिसर्च और डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलता है। लोड कैरिंग कैपेसिटी हमको पता चल जाता है कि हमारा मटेरियल जो मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है, ये सब चीज हमको इससे पता चल जाता है। इसलिए फोर्स मेजरमेंट हमारा इंपॉर्टेंट है। कोई भी मटेरियल का हम लोग लैब में टेस्ट करेंगे तो उसमें फोर्स मेजरमेंट जनरली हम लोग करते ही करते हैं। ठीक है, चलिए, अब जो है फोर्स मेजरमेंट के लिए हम लोग कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको हम बता देते हैं। मतलब इससे रिलेटेड है, ये पूछा नहीं गया लेकिन हम आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए। तो हम लोग जो है यूटीएम इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं, लोड सेल इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोलिक टेस्टिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं, प्रूविंग रिंग इस्तेमाल करते हैं और कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं। तो फोर्स मेजरमेंट के लिए ये सब हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या? यूटीएम हो गया, यूनिवर्सल टेस्टिंग, लोड सेल हो गया, हाइड्रोलिक टेस्टिंग मशीन हो गया, प्रूविंग रिंग हो गया और कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन हो गया। तो ये सब हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं सर? फोर्स मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सवाल में एक और बात पूछा गया था कि आपको क्या बताना है। ठीक है, हम लोग जो है रोड कंस्ट्रक्शन में कौन कौन तरह का बिटुमिनस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में किस किस तरह का बिटुमिनस इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल, मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, वो भी बताना है। तो हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में कई तरह का बिटुमिनस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारा बिटुमिन इस्तेमाल करते हैं। और क्या इस्तेमाल करते हैं सर? एसफाल्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? टार इस्तेमाल करते हैं, इमल्सन इस्तेमाल करते हैं, कटबैक ब्यूटमैन इस्तेमाल करते हैं।
बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोग जो है कई सारा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में। आइए हम लोग उस ऊपर ऊपर समझते हैं कि किस मटेरियल का क्या क्या रोल होता है। तो सबसे पहला हम लोग जो है सर बिटुमिन इस्तेमाल करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में। ये हमारा कॉमनली यूज्ड बाइंडिंग मटेरियल है जो कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट क्या होता है? जो आप देखे होंगे दो तरह का रोड देखे होंगे। एक व्हाइट कलर का पीसीसी रोड देखे होंगे जो कि जनरली गांव में बनता है, ठीक है, और एक ब्लैक कलर का रोड देखे होंगे जो कि हमारा हाईवे पे होता है। पक्की सड़क जो बनता है उसको हम लोग ब्लैक कलर का देखते हैं। तो ये जो हाईवे वाला ब्लैक कलर का रोड है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यही हमारा क्या कहलाता है सर? ये हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट कहलाता है। और जो ये व्हाइट कलर का पीसीसी वाला रोड होता है ये हमारा रिजिड पेवमेंट कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो हमारा बिटुमिन जो है ये कहाँ इस्तेमाल होता है? बिटुमिन हमारा जो है बाइंडिंग मटेरियल मतलब चीजों को जोड़ने में इस्तेमाल होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट में। टार क्या करता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से टार हमारा जो है पाया जाता है। उसके बाद हम लोग रोड में असफाल्ट इस्तेमाल करते हैं। ये जो है बिटुमिन और मिनरल एग्रीगेट्स का मिक्सचर होता है। बात समझ में आ रही है? टार हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बिटुमिन और मिनरल एग्रीगेट्स का मिक्सचर होता है। उसके बाद हम जो है कटबैक बिटुमिन इस्तेमाल करते हैं। बिटुमिन को अगर हम लोग वोलाटाइल सॉल्वेंट के साथ मिला दें ताकि उसका विस्कोसिटी कम हो सके, उसी को हम लोग कटबैक बिटुमिन कहते हैं। बिटुमिन इमल्सन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बिटुमिन अगर पानी में डिस्पर्स हो जाए, ठीक ना, इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ, तो उसको हम लोग बिटुमिन इमल्सन कहते हैं। इस तरीके से हम लोग जो है कई तरह का बिटुमिन जो है रोड कंस्ट्रक्शन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन हम लोग समझ गए ना? ये हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन था। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग जो है मॉडिफाइड बिटुमिन और मास्टिक एस्फाल्ट भी इस्तेमाल करते हैं। मॉडिफाइड बिटुमिन क्या होता है? बिटुमिन मॉडिफाइड विद पॉलीमर्स और रबर। देखिए बिटुमिन में हम लोग क्या करते हैं, अगर पॉलीमर और रबर हम लोग मिला दें ताकि हमारा बिटुमिन का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, मतलब और अच्छा रिजल्ट दे, तो उसको हम लोग मॉडिफाइड बिटुमिन कहते हैं। मैस्टिक असफाल्ट क्या होता है? डेंस वाटर प्रूफ बिटुमिनस मटेरियल को जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेवमेंट और ब्रिज डेक में। ये हमारा जो है मैस्टिक असफाल्ट हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा कई तरह का बिटुमिन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है ये भी हमारा 7 मार्क्स का। इसमें आपको क्या कर रहा है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीप इन मटेरियल्स एंड इट्स फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रीप समझाना है और इसका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है। देखिए क्रीप क्या होता है पहले ये समझते हैं। ये जो शब्द है क्रीप, इसको समझते हैं। जैसे कि मान के चलो ये सिविल का कोई मटेरियल है, ठीक है। सिविल का ये क्या है? कोई मटेरियल है। जब मान के चलो ये कंक्रीट का ब्लॉक ही है, ठीक है। इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं भैया? इस पे हम लोग जो है लोड लगा दिए, ठीक है। इस पे हम लोग क्या किए? लोड लगा दिए। अब ये लोड जो है हम लोग बहुत समय तक लगा दिए। ये लोड जो है हम लोग बहुत देर तक लगा के छोड़ दिए। बहुत देर तक जब इस पे लोड लगा रहेगा तो ये इसमें धीरे धीरे जो है हमारा क्या होगा? डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसमें धीरे धीरे जो है हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, उसी को हम लोग क्रीप कहते हैं। क्रीप का मतलब आसान भाषा में आपको क्या हो गया? जब हम लोग किसी भी मटेरियल पे लंबे समय तक जब हम लोग किसी भी मटेरियल पे लंबे समय तक लोड लगा के छोड़ देते हैं तो फिर उसमें धीरे धीरे परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। धीरे धीरे हमको क्या देखने को मिलता है? परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। उसी चीज को हम लोग क्रीप कहते हैं, टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब तो आपको हम तुरंत अभी बताया है कि अगर हम लोग जो है किसी पे फोर्स लगाते हैं और उसका शेप साइज बदल जाता है, यानी आकार बदल जाता है, तो उसको हम लोग डिफॉर्मेशन कहते हैं। क्रीप क्या होता है कि ये टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। क्रीप क्या होता है? टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। मतलब अगर किसी मटेरियल पे हम लोग लंबे समय तक लोड लगा के छोड़ दें, बात समझ में आ रही है, तो समय के साथ साथ उसमें जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। उसी चीज को क्रीप कहते हैं। तो क्रीप में दो बात याद रखिएगा। इसमें पहला बात ये रखिएगा कि ये लंबे समय के बाद होता है, ठीक है। और ये जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन देता है, मतलब मटेरियल खत्म हो गया तो खत्म हो गया, टूट गया तो टूट गया। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो क्रीप समझ गए, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग देख लेंगे। क्रीप क्या होता है आप समझ गए ना अच्छे से? कि हम लोग जो है किसी मटेरियल पे अगर लंबे समय तक लोड लगा के छोड़ दें,
ठीक है, तो वो मटेरियल का जो है समय के साथ साथ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। क्रीप इज द स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये चीज याद रखिएगा। क्रीप जो है स्लो मतलब धीरे धीरे परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है मटेरियल का, जब उस पर कांस्टेंट स्ट्रेस जो है लंबे समय तक लगता है। तो इसमें दो बात क्या याद रखना है सर, पहला बात ये याद रखना है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है और ये फोर्स जो है लंबे समय तक हमारा लगता है। ठीक है, और ये खास करके कब देखने को मिलता है, हाई टेम्परेचर पे देखने को मिलता है। तो क्रीप हमारा क्या है सर, किसी भी मटेरियल में धीरे धीरे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाना, जब उस पे हम लोग कांस्टेंट स्ट्रेस जो है लंबे समय तक लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, जनरली ये हमारा हाई टेम्परेचर पे देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा ये हमारा जो है कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है किसमें, क्रीप जो है किसमें किसमें देखा जाता है, मेटल में क्रीप देखने को मिलेगा, प्लास्टिक में देखने को मिलेगा और कंक्रीट में देखने को मिलेगा। तो आपके लिए यहाँ पे जो है एज ए सिविल इंजीनियर कंक्रीट में क्रीप जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? जब आप भविष्य में जाके आरसीसी पढ़िएगा तो वहां पे ये जो है क्रीप शब्द बार बार आएगा। ठीक है, या फिर जब स्टील स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहां पे भी ये जो है क्रीप शब्द बार बार आता है, तो आप मतलब अभी आप समझ चुके हैं। चलिए यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और इसमें और भी कुछ कुछ चीज देखते हैं। जैसे क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। ठीक है, तो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रीप, क्रीप का जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग अब जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये हमारा टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन देता है। ठीक है, क्रीप हमको क्या देता है सर, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन देता है, यानी कि समय के साथ साथ इसमें जो है डिफॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ रही है? अगर कम समय लगाओगे तो कम क्रीप देखने को मिलेगा, ज्यादा समय दोगे तो ज्यादा क्रीप देखने को मिलेगा। डिफॉर्मेशन इंक्रीजेस ग्रेजुअली विथ टाइम। ठीक है, डिफॉर्मेशन जो है ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे। हमारा जो बॉडी मटेरियल है उसमें डिफॉर्मेशन जो है यानी कि शेप साइज में जो बदलाव है वो धीरे धीरे समय के साथ होता है। बात समझ में आ गई? ये क्रीप का पहला खासियत है। दूसरा क्या है कि हाई टेम्परेचर पे ये ज्यादा होता है। ठीक है, क्रीप आपको जनरली देखने को मिलेगा 0.4 टाइम्स जो है ज्यादा देखने को मिलेगा अगर मटेरियल जो है मेल्टिंग टेम्परेचर पे है। यानी कि हाई टेम्परेचर पे क्रीप ज्यादा देखने को मिलता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है सर, क्रीप में क्या होता है, कोई भी मटेरियल का परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय क्रीप इज इरिवर्सिबल, मतलब मटेरियल अगर टूट गया तो फिर उसको आप वापस नहीं ला सकते। जैसे कि हम लोग रबड़ को पकड़ के खींचते हैं ना तो वो वापस जो है अपने शेप में आ जाता है, क्यों सर, वो इलास्टिक होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन मटेरियल में अगर क्रीप हो गया यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो उस मटेरियल को आप वापस पहले जैसा नहीं बना पाइएगा। ये हमारा स्ट्रेस डिपेंडेंट बिहेवियर शो करता है। हाइयर स्ट्रेस इंक्रीजेस क्रीप रेट, हाइयर स्ट्रेस जो है आपका क्रीप रेट बढ़ा देता है। बात समझ में आ रही है? हाइयर स्ट्रेस जो है आपका क्रीप रेट बढ़ा देता है। ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट बिहेवियर भी देता है। हाई टेम्परेचर पे क्रीप जो है बहुत तेजी से बढ़ता है, हाई टेम्परेचर पे क्रीप क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब क्रीप हमारा जो है ये सब जो अब आपको हम पॉइंट बता रहे हैं ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है लेकिन इससे रिलेटेड है, एग्जाम में अगर अगली बार पूछ दे तो आपको ध्यान में रखना है। स्टेजेस ऑफ क्रीप, क्रीप जो है हमारा दो स्टेज में होता है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ क्रीप, सॉरी क्रीप हमारा जो है तीन स्टेज में होता है। स्टेजेस ऑफ क्रीप का अगर बात किया जाए तो क्रीप तीन स्टेज में होता है। पहला होता है प्राइमरी क्रीप। ठीक है, प्राइमरी क्रीप में क्या होता है, क्रीप रेट डिक्रीजेस विथ टाइम ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग। इसमें क्रीप का रेट जो है समय के साथ डिक्रीज करता है, किसकी वजह से, स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से। ठीक है, दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी क्रीप। ठीक है, इसमें क्रीप रेट बिकम्स जो है कांस्टेंट हो जाता है लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ क्रीप। सेकेंडरी क्रीप में क्रीप जो है आपका लॉन्गेस्ट स्टेज में होता है। और उसके बाद होता है टर्शियरी क्रीप। ठीक है, रैपिड इंक्रीज इन क्रीप रेट लीडिंग टू फेलियर, इसमें क्रीप रेट बहुत तेजी से बढ़ता है ताकि आपका फेलियर हो सके। तो क्रीप हमारा तीन स्टेज में होता है, प्राइमरी क्रीप, सेकेंडरी क्रीप और टर्शियरी क्रीप। किसमें क्या क्या होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अच्छा एक बात, इसका पीडीएफ जो है आपको हमारा कहाँ मिलेगा, या तो ऐप पे मिल जाएगा या नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? या तो ऐप पे मिल जाएगा या तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर कोई हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो भी हमारा मिल जाएगा सर, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगा। अब सवाल है ये सब का लिंक कहाँ मिलेगा, तो ये सब का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो ऐप का, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का सबका लिंक मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको ये पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रीप, यहाँ से हम लोग जो है छोटा छोटा पॉइंट देखेंगे। क्रीप को अफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है। पहला जो है, क्रीप किस पे निर्भर करेगा सर, टेम्परेचर पे निर्भर करता है। ठीक है, क्रीप किस पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे निर्भर करता है, उस पे जो स्ट्रेस लगता है उस पे निर्भर करता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी पे निर्भर करता है, ग्रेन के साइज पे निर्भर करता है, और ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग पे निर्भर करता है। बात समझ में आ गई। उसके बाद हमारा जो है अगला क्या है सर, इफेक्ट्स ऑफ क्रीप। क्रीप का क्या क्या असर होता है सर, इसमें एक्सेसिव डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, क्रैकिंग और फेलियर देखने को मिलता है, सर्विस लाइफ जो है कम हो जाता है उसका, और डायमेंशनल एक्यूरेसी खत्म हो जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब अगला क्या है, डिस्कस द टेम्परेचर एंड ट्रांजिशन अप्रोच फॉर ब्रिटल फ्रैक्चर ऑफ स्टील। ठीक है, क्या कह रहा है, डिस्कस द टेम्परेचर एंड ट्रांजिशन अप्रोच। टेम्परेचर और ट्रांजिशन अप्रोच आपको बताना है ब्रिटल फ्रैक्चर ऑफ स्टील का। बात समझ में आ रही है। देखो, दो तरह का मटेरियल होता है, एक होता है ब्रिटल और एक होता है डक्टाइल। ठीक है, डक्टाइल में क्या होता है कि जब इसमें हम लोग फोर्स लगाते हैं या इस पे इसको पकड़ के खींचते हैं तो इसका जो है लेंथ बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है। डक्टाइल में हमारा क्या होता है, इसको जो फोर्स लगाते हैं, इसको पकड़ के खींचते हैं, इसका लेंथ वगैरह बढ़ जाता है। लेकिन ब्रिटल क्या होता है, एकदम हार्ड होता है। ठीक है, ब्रिटल क्या होता है, एकदम हार्ड होता है, अगर इस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये टूटेगा ही टूटेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे कि हमारा पत्थर बहुत हार्ड होता है तो वो ब्रिटल मटेरियल है। खाली कंक्रीट, बिना छड़ वाला जो कंक्रीट होता है वो हमारा ब्रिटल होता है। बात समझ में आ रही है। तो आपको बताना है कि टेम्परेचर ट्रांजिशन अप्रोच का ब्रिटल फ्रैक्चर ऑफ स्टील में क्या योगदान है। बात समझ में आ गई। तो हमारा जो है स्टील लो टेम्परेचर पे, हमारा जो स्टील होता है, आपको किसके बारे में बताना है, स्टील के बारे में बताना है। ठीक है, तो हमारा जो स्टील है ये लो टेम्परेचर पे, हमारा जो स्टील है ये लो टेम्परेचर पे डक्टाइल से ब्रिटल, आसानी से टूटने वाला बन जाता है। ठीक है, ब्रिटल मतलब आसानी से टूटने वाला। क्या कह रहे हैं कि देखो, हमारा जो है मटेरियल ब्रिटाइल होगा कि डक्टाइल होगा, ये किस पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे निर्भर करता है। क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिएगा, हमारा कोई भी मटेरियल डक्टाइल होगा या ब्रिटल होगा, ये किस पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे निर्भर करता है। अगर लो टेम्परेचर रहा, अगर लो टेम्परेचर रहा तो ये ब्रिटल की तरह काम करता है, और हाई टेम्परेचर रहता है तो ये डक्टाइल की तरह काम करता है। बात समझ में आ रही है। ये दोनों बात मन में बैठा लीजिएगा, हो सकता है बुक में लिखा हुआ ना मिले। ठीक ना। हमारा जो है मटेरियल ब्रिटल होगा या डक्टाइल, ये किस पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे। अगर लो टेम्परेचर रहा तो मटेरियल ब्रिटल बिहेव करेगा, और हाई टेम्परेचर रहा तो मटेरियल जो है डक्टाइल बिहेव करता है। बात समझ में आ गई। तो स्टील जो है लो टेम्परेचर पे, स्टील जो है लो टेम्परेचर पे डक्टाइल से ब्रिटल बन जाता है। ठीक है, स्टील जो है लो टेम्परेचर पे क्या होता है, डक्टाइल से ब्रिटल बन जाता है। स्टील मेनली होता डक्टाइल है। ठीक है, स्टील मेनली क्या होता है, डक्टाइल होता है, लेकिन लो टेम्परेचर पे स्टील जो है डक्टाइल से क्या बन जाता है, ब्रिटल बन जाता है। बात समझ में आ गई। स्टील मेनली हमारा डक्टाइल होता है, लेकिन लो टेम्परेचर पे डक्टाइल से क्या बन जाता है, ब्रिटल बन जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रांजिशन हुआ, ट्रांजिशन मतलब क्या हुआ, बदलाव हुआ, पहले डक्टाइल था ब्रिटल बन गया। बात समझ में आ रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा है इसी को हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे। तो जब हमारा स्टील जो है लो टेम्परेचर में ब्रिटल बन जा, डक्टाइल से ब्रिटल बन जाता है, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर वो पॉइंट है जहां स्टील अपनी टफनेस खो देता है। ठीक है, ये डक्टाइल से ब्रिटल बनने के दरमियान, ठीक ना, एक ऐसा टेम्परेचर आता है, ये डक्टाइल से ब्रिटल बनने के दरमियान एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां की स्टील अपना क्या करता है, टफनेस खो देता है। डिजाइन करते वक्त ध्यान रखा जाता है कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर हमेशा ट्रांजिशन टेम्परेचर से ऊपर रहे ताकि सडन फेलियर ना हो। आज समझ में आ रही है। जब हम लोग इसको डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो है डिजाइन टेम्परेचर जो है ऑपरेशन टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। बात समझ में आ गई।
तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर का क्या मामला है सर? स्टील का, स्टील हमारा क्या होता है, मेनली होता है सर डक्टाइल है, ठीक है, लेकिन लो टेम्परेचर पे ये जो है ब्रिटल की तरह बिहेव करने लगता है। बात समझ में आ रही है? तो ये डक्टाइल से जो ब्रिटल होता है मटेरियल, ठीक है, तो उसी बीच में एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, जहां पे स्टील अपना टफनेस खो देता है। The temperature transition approach explains the change in behavior of steel from ductile fracture to brittle। क्या कह रहा है, गौर से सुनिए, ठीक है। ट्रांजिशन टेम्परेचर, टेम्परेचर ट्रांजिशन क्या बताता है, ये वो चीज बताता है जहां पे स्टील अपना बिहेवियर जो है डक्टाइल से ब्रिटल में चेंज कर लेता है। फ्रैक्चर एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, बात समझ में आ रही है? जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो यहाँ पे ब्रिटल में बदल जाता है। अगला पॉइंट क्या है, हाई टेम्परेचर पे स्टील बिहेव्स लाइक ए डक्टाइल मैनर। हाई टेम्परेचर पे स्टील जो है डक्टाइल की तरफ बिहेव करता है, जबकि लो टेम्परेचर पे ये जो है ब्रिटल की तरफ बिहेव करता है। और ब्रिटल मटेरियल में क्या खासियत है सर, वो जितना कठोर दिखता है वो टूटता भी उतना आसानी से ही है। डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर, डीबीटीटी, ठीक है, डीबीटीटी आपका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है, इसको क्या कहते हैं, डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये क्या होता है ये आपको समझाते हैं। देखिए, जिस टेम्परेचर पे स्टील चेंज करता है डक्टाइल बिहेवियर से ब्रिटल बिहेवियर पे, वो टेम्परेचर जहां पे स्टील अपना डक्टाइल बिहेवियर से ब्रिटल बिहेवियर में चेंज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है? एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब डक्टाइल मटेरियल आपका जो ब्रिटल की तरह बिहेव करने लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। बिहेवियर ऑफ स्टील विथ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के साथ साथ स्टील का क्या बिहेवियर होगा। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है और लो टेम्परेचर पे क्या होता है, आपको हम दोनों बता देते हैं। आप दोनों अच्छे से समझ के जाइएगा, एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हाई टेम्परेचर पे क्या कहता है, मटेरियल एब्जॉर्ब करता है मोर एनर्जी, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे मटेरियल बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और हाई टेम्परेचर पे हमारा फेलियर क्या होगा, डक्टाइल होगा। हाई टेम्परेचर पे फेलियर क्या होगा सर, डक्टाइल होगा। लो टेम्परेचर पे फेलियर ब्रिटल होगा। देखो, लो टेम्परेचर है, यहाँ पे फेलियर क्या होगा, ब्रिटल फेलियर होगा। मटेरियल बिकम्स हार्ड एंड ब्रिटल, लो टेम्परेचर पे मटेरियल हार्ड और ब्रिटल हो जाता है। वेरी लिटिल डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, सडन फ्रैक्चर इसमें भी देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? चलिए, ट्रांजिशन टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है, सबसे पहला स्टील का केमिकल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, हीट ट्रीटमेंट, लोडिंग रेट, प्रेजेंस ऑफ नॉचेस एंड क्रैक्स, ये सब चीज जो है आपका क्या करता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर को असर करता है मटेरियल के अंदर। अब जो है इसका टेस्टिंग मेथड कौन कौन सा है सर, तो दो मेथड है, चारपी इम्पैक्ट टेस्ट और आइजड इम्पैक्ट टेस्ट, ठीक है। ट्रांजिशन टेम्परेचर को नापने का दो मेथड है, एक चारपी इम्पैक्ट टेस्ट और दूसरा आइजड इम्पैक्ट टेस्ट। बात समझ में आ गई? तो चलिए, इससे रिलेटेड आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं। वो पॉइंट क्या है कि ये टेस्ट हमारा मेजर करता है इम्पैक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब को बाय द मटेरियल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अलग अलग टेम्परेचर पे हमारा जो भी इम्पैक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसको ये चीज नापने का काम करता है। देखो, एक बात बताते हैं, एमटीई सब्जेक्ट जो है मटेरियल टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, ये कोर टेक्निकल पेपर है। ये क्या है सर, कोर टेक्निकल सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है? इसमें आपको जो है सिविल का अच्छा वाला नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास सिविल का तगड़ा वाला नॉलेज नहीं है तो ये सब्जेक्ट समझने में बहुत दिक्कत होगा। हम आपको पहले बता देते हैं, बच्चा का आदत होता है पूरा सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ता है, लास्ट मोमेंट में यूट्यूब पे आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वहां जाके आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाला है। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है, सजेस्ट एन अप्रोप्रिएट हार्डनेस टेस्ट फॉर ए पॉलीमर मटेरियल एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको जो है एक अप्रोप्रिएट हार्डनेस टेस्ट बताना है पॉलीमर मटेरियल का, और जस्टिफाई कीजिएगा अपना चॉइस की क्यों ये है। समझ में आ गया? तो देखिए, हम लोग जो है यहाँ पे हार्डनेस टेस्ट के नाम पे हम लोग सोर टेस्ट का बात करने वाले हैं, ठीक है।
द शोर हार्डनेस टेस्ट, एक मिनट, हम लोग को जो है यहाँ पे क्या बताया गया, हार्डनेस टेस्ट के बारे में बताइएगा पॉलीमर के लिए। तो इसमें हम लोग जो है सर कौन सा टेस्ट का बात करेंगे, शोर हार्डनेस। शोर का स्पेलिंग याद रखिएगा, SHORE, शोर। शोर हार्डनेस टेस्ट का हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। शोर हार्डनेस टेस्ट हमारा सबसे अप्रोप्रिएट हार्डनेस टेस्ट है, किसके लिए सर, पॉलीमर मटेरियल के लिए। पॉलीमर मटेरियल के लिए सबसे अप्रोप्रिएट मतलब सबसे सुटेबल हार्डनेस टेस्ट कौन सा है सर, शोर हार्डनेस टेस्ट है। बात समझ में आ गई। चलिए, शोर हार्डनेस टेस्ट क्या होता है हमारा, ये टेस्ट मेजर करता है रेसिस्टेंस ऑफ ए पॉलीमर टू इंडेंशन यूजिंग ए स्प्रिंग लोडेड इंडेंटर। ये टेस्ट हमारा क्या मेजर करता है, रेसिस्टेंस ऑफ ए पॉलीमर टू इंडेंशन। हम लोग जो है इंडेंशन को कैसे रेसिस्ट करेगा एक पॉलीमर, वो हम लोग इसमें देखते हैं। इसके लिए जो कॉमन स्केल इस्तेमाल होता है वो दो तरह का स्केल होता है, एक शोर ए होता है, एक शोर डी होता है। शोर ए जो है सॉफ्ट पॉलीमर के लिए और रबर के लिए इस्तेमाल होता है, शोर डी जो है हार्ड प्लास्टिक और रिगिड पॉलीमर के लिए इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ गई। चलिए, रीजंस फॉर चूजिंग शोर हार्डनेस टेस्ट। शोर हार्डनेस टेस्ट को चुनने का क्या क्या रीजन है, ठीक है। सुटेबल फॉर सॉफ्ट मटेरियल, ये जो है सॉफ्ट मटेरियल के लिए सुटेबल है। पॉलीमर्स आर सॉफ्टर देन मेटल्स, पॉलीमर्स जो है मेटल से ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। सुटेबल है किसके लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए। पॉलीमर्स जो है सॉफ्टर होता है मटेरियल से, पहला बात। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के लिए ये है, ठीक है। डज नॉट सिग्निफिकेंटली डैमेज द स्पेसिमेन, सिंपल और क्विक है, इसको परफॉर्म करना बहुत आसान है सर, बहुत तेजी से ये परफॉर्म हो जाता है और रिजल्ट भी अच्छा देता है। साथ साथ ये इसका इक्विपमेंट जो है पोर्टेबल होता है, ठीक है। टेस्टिंग को आप कहीं पे भी मशीन ले जाके कर सकते हैं, ठीक ना। स्टैंडर्डाइज मटेरियल वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है ASTM और ISO स्टैंडर्ड मटेरियल के लिए। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप जो है ये सब कुछ पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है, डिस्क्राइब ब्रीफली एटलीस्ट 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाला कम से कम 4 तरह का स्टील बताइए। यहाँ पे एटलीस्ट लिखा हुआ है, मतलब कम से कम 4 बताना, आप 4 से ज्यादा भी बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है, तो हम आपको 4 से ज्यादा बताएंगे, इसलिए आपको हम पहले समझा दिए। तो देखिए, स्ट्रक्चरल स्टील इज वाइडली यूज्ड इन बिल्डिंग, ब्रिज, टावर और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में उसके स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की वजह से। स्ट्रक्चरल स्टील जो है वाइडली कहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग में, ब्रिज में, टावर में, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में उसके स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के वजह से। अब टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील क्या है सर, स्टील मतलब क्या हो गया, छड़। स्टील का मतलब क्या हो गया, छड़। घर बनाते समय आप लोग छड़ प्रयोग करते हैं ना, छड़ जो है सरिया जिसको कहते हैं, तो वही उसी चीज का यहाँ पे बात हो रहा है कि हम लोग जो है छड़ का इस्तेमाल कहाँ का करते हैं, बिल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, ब्रिज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, टावर सब में, ठीक है। टावर में जो है छड़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वहां पे लगता है स्टील ही है दूसरे रूप में। तो ये सब चीज जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कितना तरह का स्टील होता है, एक होता है माइल्ड स्टील। बात समझ में आ रही है। सबसे पहला हमारा क्या होता है, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील हमारा क्या होता है सर, लो कार्बन स्टील होता है, जिसका डक्टिलिटी और वेलेबिलिटी बहुत अच्छा होता है। ये जो है बिल्डिंग और ब्रिज में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारा होता है हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील, HSLA। इसमें एलॉइंग एलिमेंट होता है और इम्प्रूव्ड स्ट्रेंथ होता है, कोरोजन रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये हैवी स्ट्रक्चर और ब्रिज में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा हमारा होता है स्टेनलेस स्टील। ये जो है इसमें हमारा क्रोमियम होता है और कोरोजन रेसिस्टेंस होता है। ये जो है कोस्टल और केमिकल इन्वायरमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको हम 3 तरह का स्टील बताए, कौन कौन सा, एक माइल्ड स्टील बताया है, ठीक है। दूसरा हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील बताया है, स्टेनलेस स्टील बताया है। बात समझ में आ गई। तो ये 3 तरह का हो गया, और भी आपको बताते हैं। उसके बाद हमारा कार्बन स्टील होता है, ठीक है। इसमें हाइयर कार्बन कंटेंट होता है, ग्रेटर स्ट्रेंथ देता है हमको। बात समझ में आ रही है। इसमें हाइयर कार्बन कंटेंट होता है जो कि ग्रेटर स्ट्रेंथ देता है। ये स्ट्रक्चरल मेंबर और मशीन पार्ट में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है वेदरिंग स्टील, ठीक है। ये हमारा प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर हमारा कोरोजन के अगेंस्ट बनाता है, और ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पूल वगैरह में या आउटडोर स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारा होता है रेनफोर्सिंग स्टील, जिसको हम लोग रीबार कहते हैं। स्टील बार्स आर यूज्ड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, ये हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है कंक्रीट में। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीड्योर इन मटेरियल इवैल्यूएशन।
ठीक है, मटेरियल इवेल्युएशन में स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्टिंग का जो भी हमारा प्रोसेस है, खास करके हमारा जो स्टैंडर्ड टेस्टिंग का प्रोसेस कौन कौन सा है। एक हमारा आईएस कोड का प्रोसेस हो गया। ठीक है, दूसरे देश में जाइएगा तो एएसटीएम करके प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर है। ये इसलिए जरूरी है ताकि हमारा जो भी रिजल्ट होगा वो कंसिस्टेंट हो सके, मतलब बार बार एक ही रिजल्ट शो करे। ठीक है, वो हमारा जो है रिलायबल हो सके, यानी कि हमारा जो भी टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद रिजल्ट हमको भरोसेमंद रहे, उस पर हर कोई भरोसा कर सके। ये नहीं कि आप टेस्ट कर दिए, दूसरा कहेगा कैसे कर दिया, हम जानवे नहीं करता, हमको आपका टेस्ट पे भरोसा नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग जो है स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर जो है मटेरियल इवेल्युएशन के लिए इसलिए लाते हैं ताकि हमको जो है कंसिस्टेंट रिजल्ट देखने को मिले और भरोसेमंद रिजल्ट देखने को मिले। बात समझ में आ गई। चलिए, standard testing procedure are systematic methods used to evaluate material properties under controlled conditions। स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर जो एक तरह का सिस्टमैटिक मेथड है जो कि हमारा मटेरियल को इवेल्युएट करता है या मटेरियल के प्रॉपर्टीज को इवेल्युएट करता है कंट्रोल्ड कंडीशन में। ठीक है, ये किसमें इवेल्युएट करता है सर, कंट्रोल्ड कंडीशन में इसको इवेल्युएट करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर का क्या फायदा है। सवाल नहीं समझो क्या, देखो सवाल सिंपल कहता है कि हम लोग जो है मटेरियल को जो टेस्ट करते हैं उसमें हम लोग स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब किसी भी चीज का एक मानक होता है ना कि आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा, तो उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो अगर मान के चलो स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, मतलब हर चीज का एक फिक्स टेस्ट रहेगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में चले, ऑल ओवर वर्ल्ड में चले, तो कहीं भी उसका टेस्ट होगा तो वो रिजल्ट सेम देगा। बात समझ में आ रही है। अब कहीं भी टेस्ट होगा तो रिजल्ट सेम देगा, तो सब जगह उसका वैल्यू रहेगा। इसलिए हम लोग जो है स्टैंडर्ड टेस्टिंग को इस्तेमाल करते हैं। पहला क्या होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है सर, ये हमको एक्यूरेसी देगा सारा रिजल्ट में। ठीक है, ये हमको क्या देगा सर, एक्यूरेसी देगा सर। ठीक ना, ऐसा रिजल्ट देगा कि जो हर जगह सेम रिजल्ट है और ये जो है सब जगह भरोसे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूनिफॉर्मिटी इन टेस्टिंग, ठीक है, सब जगह जो है ये टेस्ट एप्लीकेबल रहेगा, यूनिवर्सली रहेगा, मतलब आप कहीं पे भी जाइए ये टेस्ट का हर कोई मान करेगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमारा जो है क्वालिटी एश्योरेंस, ये जो है मटेरियल का क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलेगा। अच्छा, ये क्या करेगा सर, डिजाइन में सेफ्टी ला के देता है। बात समझ में आ रही है। स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर रहेगा जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में अगर चल रहा है, सब जगह वो सेम रिजल्ट ला के देगा। हमने जांच कर लिया कि भाई ये प्रोसेस सही है टेस्ट करने का, तो ये हमको क्या देगा सर, सेफ्टी भी ला के देता है। ठीक है, टेस्टिंग में एरर हमको कम करता है। और कोड और स्टैंडर्ड के साथ ये हमारा जो कंप्लायंस भी करता है। ये हमको मटेरियल के सिलेक्शन में भी मदद करता है कि आप जो है सही मटेरियल कैसे चुनिएगा। ठीक है, और ये जो है भरोसा जो है बढ़ाने का काम करता है, रिसर्च और डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। तो हम लोग कोई भी मटेरियल का स्टैंडर्ड प्रोसीजर के साथ टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि उस पर हर कोई भरोसा कर सके और हर बार वो क्या दे सके, सही रिजल्ट दे सके। अगला क्या कहता है, AISI स्टील डिसाइग्नेशन सिस्टम बताइए एग्जांपल के साथ। स्टील का नामकरण करने का, क्या कह रहे हैं गौर से सुनिएगा, स्टील का नामकरण करने का जो है एक सिस्टम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, AISAE सिस्टम कहते हैं। AISI सिस्टम कहते हैं, स्टील का नामकरण करने का ये सिस्टम होता है। अच्छा, ये सिस्टम जो है 4 डिजिट का सिस्टम होता है। ये कितना डिजिट का सिस्टम होता है सर, 4 डिजिट का ये सिस्टम होता है। पहला डिजिट टाइप ऑफ स्टील बताता है। पहला डिजिट क्या बताता है सर, टाइप ऑफ स्टील बताता है। बात समझ में आ रही है। दूसरा डिजिट हमारा जो है, कार्बन स्टील के लिए जैसे 1 इस्तेमाल किया जाता है, टाइप ऑफ स्टील बताता है। कार्बन स्टील के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन स्टील के लिए 1 इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रही है। जो सेकंड डिजिट होता है वो हमारा क्या बताता है सर, मॉडिफिकेशन या एलॉइंग एलिमेंट का परसेंटेज बताता है। सेकंड डिजिट क्या बताता है, मॉडिफिकेशन या एलॉइंग एलिमेंट का परसेंटेज बताता है, एलॉइंग का परसेंटेज बताता है। बात समझ में आ गई। थर्ड डिजिट जो होता है
थर्ड डिजिट हमको, सॉरी थर्ड डिजिट कहते हैं, लास्ट टू डिजिट जो है कार्बन कंटेंट बताता है। ठीक है, लास्ट का जो टू डिजिट है, थर्ड और फोर्थ, लास्ट टू डिजिट थर्ड और फोर्थ हमको क्या बताता है सर? ये हमको जो है क्या बताता है? कार्बन कंटेंट बताता है, परसेंट में कितना परसेंट उसमें कार्बन कंटेंट है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो चारों डिजिट कुछ ना कुछ बताता है। जैसे कि मान के चलो उदाहरण के तौर पे एस ए ई, ठीक है, उदाहरण के तौर पे एस ए ई 10-20 लिखा हुआ है। ठीक है, एस ए ई 10-20 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब क्या हो गया कि ये कार्बन स्टील है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा सर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर? 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा प्लेन है। ठीक है, इसमें एलॉय नहीं मिला हुआ है। 0 लिखा हुआ है मतलब ये प्लेन है, इसमें एलॉय नहीं मिला हुआ है। और लास्ट में हमारा 20 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब 0.20% कार्बन है इसमें। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा है AISI स्टील डेसिग्नेशन सिस्टम। ठीक है, इसको हम आपको लैंग्वेज के रूप में समझा देते हैं ताकि अगर एग्जाम में आ गया तो समझ रहे हो ना। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि सबका भला हो सके और मेरा भी भला होगा। ऐसा बात नहीं है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा तो हमारा वीडियो भी चलेगा। ठीक है, तो हम भी आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट बना के लाएंगे। बात समझ में आ रही है? हम भी आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट बना के लाएंगे, इसलिए आप वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, और सबसे जरूरी बात, आपको अगर वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप कमेंट में जो है हार्ट वाला इमोजी भेजिए, तो हम समझ जाएंगे कि भैया बच्चा खुश है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमको भी अच्छा लगता है तो हम और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाएंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हम लोग यहाँ से। तो इसको हम लोग लैंग्वेज के रूप में कैसे देखेंगे? क्या कहता है? द AISAE स्टील डेसिग्नेशन सिस्टम एक तरह का न्यूमेरिकल सिस्टम है जो कि अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट AISI के द्वारा तैयार किया गया था। ये हमारा क्या है सर? अच्छा, और ये अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट, इसके साथ साथ जो है सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स SAE के द्वारा भी ये तैयार किया गया था। ठीक ना? ये ये जो है हमारा केमिकल कंपोजिशन बताता है स्टील का। क्या बताता है सर? स्टील का केमिकल कंपोजिशन बताता है। स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइनेशन, जनरली जो है इसमें 4 डिजिट इस्तेमाल होता है, ये आपको हम समझा चुके हैं। पहला 2 डिजिट क्या बताता है सर? इंडिकेट द टाइप ऑफ एलॉइंग एलिमेंट प्रेजेंट। बात समझ में आ रही है? और लास्ट 2 डिजिट आपका क्या बताता है? कार्बन कंटेंट बताता है परसेंट के रूप में। चलिए, इसको हम लोग एग्जाम्पल दिए थे और भी कुछ एग्जाम्पल देते थे, जैसे ऐसे ही 10-20, ये तो आपको हम बता ही चुके हैं कि 10 का मतलब हो गया प्लेन कार्बन स्टील। 0 का मतलब क्या हो गया? इसमें कोई एलॉय नहीं मिला हुआ है। 1 का मतलब क्या हो गया? ये कार्बन से बना हुआ है। अब 20 मतलब 20% जो है इसमें हमारा क्या है सर? कार्बन परसेंटेज है। उसके बाद ऐसे ही 10-45, इसका क्या मतलब हो जाएगा सर? 1 का मतलब हो गया क्या? कार्बन से बना हुआ है। अरे भाई साहब, 1 का मतलब क्या हो गया कि ये किससे बना हुआ है? 1 का मतलब क्या हो गया कि ये कार्बन से बना हुआ है। 0 मतलब इसमें कोई एलॉय नहीं मिला हुआ है। 45 मतलब 0.45% कार्बन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर? प्लेन। 0 है इसलिए प्लेन हो जाएगा। 1 आगे लिखा हुआ यानी कि कार्बन, तो ये प्लेन कार्बन स्टील हो जाएगा जिसमें कि 0.45% कार्बन है। बात समझ में आ गया? तो नाम से भी आप समझ जाइएगा। चलिए, तीसरा हमारा जो है ऐसे ही 43-30 है। ठीक है, ऐसे ही 43-30 करने का मतलब 4 से हम लोग निकेल को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये निकेल क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील है। बात समझ में आ गई? जिसमें कि 0.40% कार्बन मिला हुआ है। उसके बाद ऐसे ही स्टेनलेस स्टील 304 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाइडली यूज्ड कोरोजन रेसिस्टेंट स्टेनलेस स्टील है। तो इस तरीके से आप जो है 2-4 एग्जांपल देख के जाइएगा, एग्जाम में आएगा तो इसी तरह से लिख लीजिएगा। आपको क्या बताना है? डिस्कस द फैटिक फेलियर विथ एसन कर्व। एसन कर्व के साथ आपको फैटिक फेलियर बताना है।
ठीक है, फैटिक फेलियर होता कब है पहले ये समझते हैं। फैटिक फेलियर जो है आप नाम नहीं सुने होंगे या फिर सुने भी होंगे तो मतलब नहीं जानते होंगे, बहुत बच्चा को दिक्कत है। तो फैटिक फेलियर क्या है ये समझते हैं। फैटिक फेलियर तब होता है जब मटेरियल पर साइक्लिक लोडिंग लगता है, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद वो फिर से लोड लगता है। बात समझ में आ रही है? तो फैटिक फेलियर अगर कहीं पे भी शब्द आएगा फैटिक फेलियर, तो आप देख लीजिएगा वहां पे आपका जो है साइक्लिक लोडिंग लग रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो फैटिक फेलियर कब होता है सर? फैटिक फेलियर तब होता है जब मटेरियल पर साइक्लिक लोडिंग लगता है, यानी कि बार बार बदलता है लोड। बात समझ में आ रही है? फैटिक फेलियर कब होता है? जब मटेरियल पे क्या लगता है सर? साइक्लिक लोडिंग लगता है, यानी कि बार बार लोड बदलते रहता है। चलिए, तो यहाँ पे एसन कर्व क्या होता है वो भी हम लोग आगे जानेंगे। Fatigue failure is the failure of a material due to repeated or cyclic loading below the ultimate strength of the material। किसी मटेरियल पे बार बार या साइक्लिक लोडिंग की वजह से हमारा फैटिक फेलियर देखने को मिलता है। ठीक है, ये ऑकर करता है, इट ऑकर सडनली आफ्टर ए लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल। लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल के बाद ये जो है अचानक से हो जाता है। ठीक है, फैटिक फेलियर का क्या क्या कारण है? जैसे कि रिपीटेड लोड, आप बार बार लोड लगाइएगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, सरफेस डिफेक्ट, वाइब्रेशन, इम्प्रॉपर डिजाइन, ये सब हमारा जो है किस चीज का कारण है सर? फैटिक फेलियर का कारण है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ फैटिक फेलियर। फैटिक फेलियर कितना स्टेज में होता है सर? 3 स्टेज में होता है। सबसे पहला क्रैक इनिशिएशन, मतलब उसमें जो है फटना शुरू हो जाता है। दूसरा हमारा जो क्रैक आगे बढ़ता है, जो दरार पड़ जाता है वो आगे बढ़ना शुरू होता है। और तीसरा सडन फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब मटेरियल पूरा फेल हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, एसन कर्व क्या होता है ये हम लोग समझते हैं थोड़ा। ठीक है, एसन कर्व जो है ये एक तरह का ग्राफ होता है। एसन कर्व क्या होता है सर? ये हमारा जो है एक तरह का ग्राफ होता है। बात समझ में आ रही है? एस का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेस। ठीक है, एस का मतलब हो गया क्या? स्ट्रेस। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, तो देखो ये एसन कर्व है, इसमें हमारा ग्राफ होता है। ये जो वाई एक्सिस है, ऊपर वाला जो एक्सिस है, इसमें हम लोग स्ट्रेस यानी कि एस दिखाते हैं। स्ट्रेस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, ये एस दिखाते हैं। और ये जो एक्स एक्सिस वाला साइड है, जिसको हम इसमें हम लोग क्या दिखाते हैं? साइकिल टू फेलियर। ठीक है, ये लॉग स्केल पे हम लोग प्लॉट करते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स दिखाते हैं नीचे वाला में, और इधर हम लोग क्या दिखाते हैं? स्ट्रेस एम्पलीट्यूड दिखाते हैं। ये दिखाता है कि कितना स्ट्रेस पर मटेरियल कितना साइकिल तक चलेगा। ठीक है, एसन कर्व हमको क्या बताता है? एसन कर्व हमको बताता है कि कितना स्ट्रेस पे मटेरियल कितना साइकिल तक चलेगा। कर्व जहां फ्लैट हो जाता है उसको हम लोग इंड्योरेंस लिमिट कहते हैं। कर्व मान के चलो यहाँ पे आके जो है ये जब आगे बढ़ेगा तो ये कर्व फ्लैट हो जाएगा, इसी चीज को हम लोग इंड्योरेंस लिमिट भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो एसन कर्व क्या है आपको समझ में आ गया? एसन कर्व एक तरह का ग्राफ है जिसमें कि हम लोग क्या दिखाते हैं सर? एक एक्सिस में हम लोग स्ट्रेस एम्पलीट्यूड और दूसरे में हम लोग नंबर ऑफ फेलियर साइकिल दिखाते हैं। एस से हम लोग क्या दिखाते हैं? एस से हम लोग सर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड दिखाते हैं, एन से नंबर ऑफ साइकिल्स टू फेलियर दिखाते हैं। चलिए, एसन कर्व का क्या खासियत है सर? तो इसमें 3 खासियत होता है। हायर स्ट्रेस कॉजेस फ्यूअर साइकिल्स टू फेलियर, लोअर स्ट्रेस इंक्रीजेस फैटिक फेलियर, सब मटेरियल शो इंडोरेंस लिमिट। कुछ मटेरियल इंडोरेंस लिमिट भी शो करता है। ये सब जो शब्द है, इंडोरेंस लिमिट, फैटिक फेलियर, ये सब प्योर टेक्निकल चीज है बाबू, तुम लोग पढ़े होगे जब चैप्टर पढ़ रहे होगे तो। इंपॉर्टेंस ऑफ एसन कर्व। एसन कर्व का क्या इंपॉर्टेंस है सर? ये जो है फैटिक लाइफ को प्रेडिक्ट करता है सर, सेफ डिजाइन ऑफ मशीन पार्ट्स में हेल्प करता है, अनएक्सपेक्टेड फेलियर को प्रिवेंट करता है सर। ये जो है डिजाइन ऑफ ब्रिज, एयरक्राफ्ट और रोटेटिंग शाफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल जो है वो क्या कहता है? इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल करने का मतलब हो गया जब हम लोग कंस्ट्रक्शन में मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्वालिटी हमारा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उस चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू। ठीक है, या फिर हमारा मटेरियल जब सर्विस पीरियड में हो, बात समझ में आ रही है, तो उस समय उस मटेरियल का क्वालिटी मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, यानी कि ओवरऑल हम लोग मटेरियल का क्वालिटी पे ध्यान देते हैं क्वालिटी कंट्रोल में। तो उसी में हमारा एक टेस्ट आता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनडीटी भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको एनडीटी ज्यादातर लिखा हुआ मिलता है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है आपको बताते हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को तोड़ना, मरोड़ना, बर्बाद करना।
बात समझ में आ रही है? नॉन डिस्ट्रक्टिव कहने का मतलब हो गया कि किसी भी चीज को बिना तोड़े मरोड़े बर्बाद किए हुए जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं सर? इंस्पेक्शन करते हैं। बात समझ में आ रही है कि हमारा जो भी मटेरियल इस्तेमाल में है वो हमारा सही है कि नहीं है, वो कितना दिन तक टिकेगा, वो सारा चीज का हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। किसके थ्रू? एनडीटी के थ्रू। और इसमें हम लोग मटेरियल को बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए ये इंस्पेक्शन करते हैं या फिर ये टेस्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? एनडीटी में हम लोग क्या करते हैं? मटेरियल को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए उसका हम लोग टेस्ट करते हैं, ताकि मटेरियल का सर्विस लाइफ हमको जो है समझ में आ सके। बात समझ में आ रही है? मटेरियल हमारा सही है कि नहीं है, ये सारा चीज हमको समझ में आ सके। बात समझ में आ गई? क्या होता है एनडीटी, आप समझ गए ना? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट कर सकता है, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। बात समझ में आ रही है? और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए, क्या कहता है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एनडीटी जो है एक मेथड है इंस्पेक्टिंग मटेरियल्स का स्ट्रक्चर में बिना उसको डैमेज पहुंचाए हुए। बात समझ में आ रही है? बिना स्ट्रक्चर को या फिर मटेरियल को डैमेज पहुंचाए हुए हम लोग जो टेस्ट करते हैं एनडीटी कहलाता है। क्वालिटी कंट्रोल में ये जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ताकि हम लोग मटेरियल के अंदर डिफेक्ट्स को पकड़ पाए सर। डिफेक्ट में हमारा क्या होता है? खास करके वाइड वगैरह जो रह जाता है वो सब हम लोग देखते हैं। ठीक है, और मटेरियल हमारा भरोसेमंद हो सके इसलिए ये टेस्ट हम लोग जो है करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, उसके बाद हमारा जो है इफेक्टिवनेस ऑफ एनडीटी इन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में एनडीटी कैसे इफेक्टिव है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, डिफेक्ट्स इन इंटरनल एंड सरफेस डिफेक्ट। अगर मान के चलो कि कोई हमारा कॉलम है, कॉलम मतलब समझते हो ना, पिलर जिसको तुम बोलचाल के भाषा में कहते हो, उस पिलर में हमारा किसी भी तरह का डिफेक्ट है, चाहे उस पिलर के सतह पे यानी कि सरफेस पे डिफेक्ट है या फिर पिलर के अंदर डिफेक्ट है, जैसे कि पिलर में क्रैक हो गया, खाली जगह हो गया, पोरोसिटी हो गया, इंक्लूजन हो गया, वो सब चीज को हम लोग टेस्ट करने में इस्तेमाल करते हैं। नो डैमेज टू कंपोनेंट, हमारा जो भी कंपोनेंट है, जैसे हमको अगर किसी पिलर को टेस्ट करना है तो इसमें पिलर को तोड़ने काटने फूटने की जरूरत नहीं है सर। बिना कुछ किए हुए हम लोग पिलर के अंदर जो भी क्रैक है या फिर जो भी खाली जगह है वो सारा चीज हम लोग पता कर लेते हैं। इससे हमारा क्या फायदा होता है सर? सेफ्टी हमारा बढ़ता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल फेलियर से बचाता है, और इस चीज का क्या बढ़ता है सर? सेफ्टी हमारा जो है बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? ये हमारा क्या बचाता है सर? कॉस्ट बचाता है। रिड्यूसेस रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट एक्सपेंसेस। रिपेयर और रिप्लेसमेंट एक्सपेंसेस हमारा जो है क्या करता है? कम करता है। ठीक है, ये हमारा रिलायबिलिटी बढ़ाता है। बात समझ में आ रही है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक ना, अगर हमारा कोई भी तरह का फेलियर होने वाला है किसी भी तरह का, तो वो हमको पहले से पता चल जाता है, क्योंकि बार बार उसको हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। इसका टेस्ट तुमको बता दें कैसे होगा। जैसे कि हमारा ये जो पिलर है ना, अगर इसको हमको टेस्ट करना है, तुम देखोगे कि इंजीनियर आता है और वो इस पे जो है छोटा सा हथौड़ा जैसा कुछ होता है, उससे हमारा इस पे वार करता है। ठीक है, छोटा सा हथौड़ा जैसा कुछ होता है जिससे कि इस पे ठोक ठोक के बजा के देखता है। उससे जो है उसका साउंड से उसको समझ में आ जाता है कि इसके अंदर का क्या सिचुएशन है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो कॉमन एनडीटी मेथड हमारा क्या क्या है? एनडीटी मेथड जो है, एनडीटी टेस्टिंग जो है इसका कॉमन मेथड क्या है? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग आप कर सकते हैं, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग कर सकते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग कर सकते हैं, डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर ईडी करंट टेस्टिंग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये इसमें मेजोरिटी टेस्टिंग जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चलो, लिमिटेशंस क्या क्या है सर एनडीटी का? एनडीटी टेस्ट करने के लिए हमको काफी स्किल्ड लेबर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जो आदमी ये टेस्ट करेगा वो काफी जानकार होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। ठीक है, और इसका इक्विपमेंट सब जो है काफी महंगा आता है सर। ठीक है, इसमें जो है कुछ मेथड्स ऐसा होता है जिसका कि लिमिटेड डेप्थ डिटेक्शन है, मतलब वो बहुत ज्यादा गहराई तक टेस्ट नहीं कर पाता है। बात समझ में आ गई? तो ये चीज का आपको क्या करना है सर? ध्यान रखना है एनडीटी से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करेगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कहता है? व्हाट आर द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग नेचुरल डिफेक्ट्स इन टिम्बर। टिम्बर समझते हो? लकड़ी। बात समझ में आ रही है? उसमें जो डिफेक्ट होता है, नेचुरल डिफेक्ट, मतलब जो प्राकृतिक उसमें दोष हो जाता है, जैसे कि तुम देखोगे लकड़ी जो है यहाँ पे बीच में काला काला धब्बा पड़ गया। ठीक है, लकड़ी में जो है रॉट वगैरह देखने को मिलता है, तो ये सब जो भी डिफेक्ट होता है लकड़ी में,
उसमें कौन कौन सा नेचुरल डिफेक्ट जो भी होता है उसके लिए कौन कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो बताना है, और इसको बचाने का तरीका भी बताना है आपको। दोनों चीज बताना है। बात समझ में आ रही है? तो आइए हम लोग यहाँ से समझते हैं। टिम्बर डिफेक्ट्स आर इम्परफेक्शंस दैट रिड्यूस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड अपीयरेंस ऑफ वुड। टिम्बर डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिससे कि मटेरियल का स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और अपीयरेंस जो है खराब होता है, ये कम पड़ता है। ठीक है। अगर किसी टिम्बर में, लकड़ी में हमारा दोष हो गया तो वो उसका जो है मटेरियल ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, उसमें बहुत ज्यादा मजबूती नहीं होगा, वो देखने में भी खराब लगेगा, ये सब चीज होता है। अब कौन कौन सा नेचुरल डिफेक्ट का फोर्स है, मतलब कौन किस किस चीजों की वजह से हमारा ये नेचुरल डिफेक्ट देखने को मिलता है, आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला हवा हो गया सर। ठीक है, सबसे पहला क्या हो गया? हवा कॉजेस ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग ऑफ ट्रीज। हवा क्या करता है? पेड़ को या तो मोड़ देता है या तो झुका देता है। बात समझ में आ रही है? फ्रोस्ट क्या करता है सर? क्रैक प्रोड्यूस करता है ड्यू टू लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की वजह से क्रैक प्रोड्यूस करता है सर। ठीक है। हीट और सनलाइट क्या करता है सर? उसमें श्रिंकेज और स्प्लिटिंग लाता है। बात समझ में आ रही है? अनइवन ग्रोथ फोर्स क्या करता है? इसकी वजह से नॉट्स और ट्विस्टेड ग्रेन्स आपको देखने को मिलेगा सर। बायोलॉजिकल एक्शन की वजह से क्या होता है? फंगी और इंसेक्ट्स हमारा जो है टिम्बर को डैमेज करता है। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेस की वजह से होता है। वार्पिंग और सेक्स हमारा जो है देखने को मिलेगा। अब जो है हम लोग देखेंगे कि इस टिम्बर को प्रोटेक्ट करने का हमारे पास कौन कौन सा मेथड है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है टिम्बर का क्या कर सकते हैं? सीजनिंग कर सकते हैं। ठीक ना? सीजनिंग में हम लोग क्या करते हैं सर? जो भी हमारा एक्सेस मॉइस्चर है टिम्बर से, टिम्बर के अंदर जो भी पानी का मात्रा है उसको हम लोग हटाने का काम करते हैं। तो अगर सीजनिंग कर दीजिएगा तो टिम्बर आपका लंबे समय तक चलेगा। दूसरा, हम लोग केमिकल प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। कुछ केमिकल है जैसे कि क्रिस्टोस हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, ये सब केमिकल अगर आप टिम्बर पे लगा देते हैं तो आपका जो है टिम्बर यानी कि लकड़ी जो है लंबे समय तक टिक जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम लोग पेंटिंग और वार्निशिंग करते हैं। ठीक है, तो दोबारा उस पे हमारा मॉइस्चर नहीं आए या हमारा वेदरिंग का असर ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? टिम्बर का पेंटिंग और वार्निशिंग करते हैं। जैसे तुम घर सब में देखोगे पलंग बनाया जाता है, तो उसमें पलंग बनाने के बाद उसका जो है वार्निशिंग कर दिया जाता है ताकि उस पे दोबारा जो है ये सब अटैक ना हो सके। उसके बाद हम लोग उसका प्रॉपर स्टोरेज कर सकते हैं सर। टिम्बर को हम लोग जो है ड्राई और वेंटिलेटेड प्लेस में, वेंटिलेटेड प्लेस करने का मतलब जहाँ हवा का अगर आना जाना होते रहता है, ठीक है, वहां पे हम लोग जो है टिम्बर को सही से स्टोर कर सकते हैं। फायर प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट, यूज ऑफ फायर रेसिस्टेंट कोटिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट भी देते हैं ताकि उस पे जो है कोई भी इंसेक्ट अटैक ना कर सके। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है ये पार्ट खत्म होता है। आप जो है हमारा पार्ट 1 भी जरूर देखिएगा। बात समझ में आ रही है? और पीडीएफ तो आपको हम बता ही दिए। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? पीडीएफ आपको मिलेगा या तो टेलीग्राम पे, या नहीं तो हमारा ऐप पे मिलेगा, या नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा? पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इसका देख लीजिएगा। इसका लिंक जो है आपको कहाँ मिल जाएगा? लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बात समझ में आ रही है? देखिए, अपने जानते तो हम बहुत अच्छा समझाने की कोशिश किए, लेकिन अगर फिर भी कोई भी तरह का डाउट हो जाए तो आप हमसे कमेंट, कॉल, व्हाट्सएप, चैट जैसे भी चाहे आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा भाई, इससे हम लोग को भी अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने का मन करेगा। ठीक है, कमेंट में हार्ट जरूर भेज दीजिएगा, और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वीडियो हमारा जो है कभी कभी लास्ट मोमेंट में बनता है, बच्चा तक पहुंच नहीं पाता है, तो अपने अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आप जो है एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कीजिएगा। ठीक ना? तो थैंक यू एवरीवन, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एवरीवन।